खुश आमदीद। सुबह के 8:36 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है, हर दिन की तरह आपके सामने, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ बराबर रहेगा। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है सलाम जे के। आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में, इस मॉर्निंग शो में हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको न सिर्फ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की खबरों से बाखबर करे, लद्दाख की खबर से बाखबर करे, बल्कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, रियासत के बाहर यानी मुल्क के अंदर सियासत किस तरीके से चल रही है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करे और आपको अपडेट करे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। तो इस तरीके की कोशिश हमारी रहती है और आपका जो प्यार और मोहब्बत है वो भी हमें मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है आज भी आप लगातार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्रू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आप जब वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से क्या होगा जी, एक तो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आप उन खबरों को और दीगर लोगों तक पहुँचाएंगे और साथ साथ जो राब्ता साइट्स हमारी है वहाँ पर जो इनबॉक्स मैसेंजर का सिलसिला है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि प्रोग्रामों के बारे में और आपकी अपनी जो आरा है वो हम तक पहुँच सके, हम प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। हस्ब दस्तूर ये आपसे दरख्वास्त हर दिन हम करते हैं, लेकिन आज फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के तारीख़ के दिन के हवाले से कि माजी में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है और क्या कुछ कहा है उसने, और आसिफ ने जो एक लंबी फहरिस्त है उसको शॉर्टकट करके कौन से वाक़ात को आपके लिए रखा है इस मॉर्निंग शो में। चलते आसिफ के पास। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे, बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी सतह की खबरों पर हमारी नज़र रहेगी और इसके अलावा ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जैसे जैसे साथ होती हैं वक्तन फ़क्तन आपको अपडेट किया जाता है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर के साथ, और उससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है, अप्रैल यानी चौथा महीना साल 2022 का और 28 तारीख है। 1740 में आज का दिन जब मराठा हुक्मरान पेशवा बाजीराव की मौत हुई थी। आज वो इस दुनिया से चले गए थे 1740 में 28 अप्रैल को। 1932 में इंसानों के लिए जर्द बुखार की वैक्सीन तैयार करने का बाकायदा साइंसदानों की तरफ से आज के दिन ऐलान किया गया। आज ही का वो दिन था जब 1920 में अजरबैजान पहली बार सोवियत यूनियन का हिस्सा बना था। साल था 1962, तारीख थी 28 अप्रैल की। पाकिस्तान में कौमी असेंबली, जिसे नेशनल असेंबली आप कहते हैं, 156 नशिस्तों के लिए पहली बार यहाँ इंतखाबात मुनक्किद हुए, पहली बार आज से ठीक 60 साल पहले। इसके अलावा 1935 में रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में ज़ेर ज़मीन मेट्रो ट्रेन का आगाज़ पहली मरतबा आज के दिन हुआ। 28 अप्रैल यानी रेलवे के एतबार से आज का दिन बहुत अहम है। 1995 में जनूबी कोरिया में सबवे में गैस धमाका हुआ, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 800 से ज़्यादा अफराद शदीद तौर ज़ख्मी हुए थे। साल था 2003, तारीख थे 28 अप्रैल की और दुनिया भर में मुलाजमीन की हिफाजत और सेहत का दिन आज के दिन पहली बार मनाया गया। यानी उस दिन को आज याद करते हुए दोबारा से तकरीबन 19-20 वर्षों से कवायद चल रही है। 28 अप्रैल को आज एक बार फिर मुलाजमीन की हिफाजत और सेहत का दिन दुनिया भर के अंदर मनाया जा रहा है। इसके अलावा साल 2001 में अमरीकी ताजिर डेनिस एंथोनी ने पहला ऐसा मकाम हासिल किया जब वो खलाई सयाह बनकर तारीख रकम करने वालों में सर फहरिस्त रहे, सबसे ऊपर आए और पहला नाम उनका जब वो आज के दिन स्पेस में गए और टूरिस्ट बनकर गए। 2001 में तारीख रकम हुई, आज का दिन था। यानी साइंसी एतबार से दो बड़े वाक़यात आपको बताए, एक आगाज़ में और एक 2001 में, जब पहली बार आज के दिन अमरीकी ताजिर डेनिस एंथोनी स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर गए। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ अहम पॉइंट्स थे। इसके बाद अब प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करेंगे खबरों के साथ, और खबरें आज शुरुआत फिर से जम्मू कश्मीर से करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बात जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सीधे से बात उस एनकाउंटर की सबसे पहले जो रात देर गए कल वादी कश्मीर के जो पुलवामा इलाके के अंदर शुरू हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रात को इस ऑपरेशन को मौखर कर दिया, लेकिन सुबह होते होते पहली किरण के साथ इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। और अब जो खबर सामने आ रही है तस्दीक के साथ वो ये है कि इस ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और दोनों इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंटों की फहरिस्त में शामिल थे। और इस एनकाउंटर के दौरान एक आर्मी के जवान के जख्मी होने की भी इतला वहां पर मौसूल हो रही है। रात भर वहां कॉर्डन रहा था और कॉर्डन के बाद सिक्योरिटी अमला काफ़ी मुतहरिक था, जिसके बाद आज अलसबा दोनों मिलिटेंट्स को मारने का दावा IGP कश्मीर की तरफ से किया गया। एजाज हाफिज, जिनकी शिनाख्त के तौर पर हुई है कि एजाज हाफिज और शाहिद अयूब ममनुआ तंजीम अल बदर के साथ वाबस्ता थे
और दोनों से 2 AK-47 राइफलें कुछ और हथियार बरामद करने का दावा भी पुलिस ने किया है और ख़ुद IGP कश्मीर ने भी जो है वो ट्विटर पर जानकारी दी। ये वो तस्वीरें हैं जी जो अलल सबा आज पुलवामा से हमें मौसूल हुई है। एनकाउंटर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद किस तरीके का माहौल वहाँ पर था और क्या कुछ हमारी कैमरा ने अक्सबंदी वहाँ पर की है वो आपके सामने है कि इंतहाई खामोशी है, सन्नाटा है। उस बीच उस इलाके के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर अलल सबा आज ये एनकाउंटर हुआ था और इस तरीके से 2 मज़ीद मिलिटेंटों को मारने में पुलिस और एजेंसियां जो है वो कामयाब हुई है। और IGP कश्मीर के ट्विटर के हिसाब से जो उनका ट्वीट किया आया था उसमें ये कहा गया था कि इंतहाई मतलूब तरीन कमांडरों की फ़हरिस्त में ये दोनों लोग थे और इस तरीके से लगातार जो ऑपरेशन पिछले कई दिनों से हो रहे हैं इसमें बड़ा झटका जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी मिलिटेंट्स को देखने को पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक मिलिटेंट या तो मारा जा रहा है या सिक्योरिटी एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि वो सरेंडर करें। जब वो ऐसा मामला नहीं चलता है तो उसके बाद ऑपरेशन को टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन पहुंचाया जाता है। सीधे चलेंगे पुलवामा जहां से इस वक्त हमारे साथ आदिल ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, अपडेट कीजिएगा कि कल शाम को जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो अब सूरत हाल क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन ख़त्म हो गया? जो नाका थे, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया गया था, उन्हें खोल दिया गया है? जी गवर साहब, बिल्कुल। जो कल एनकाउंटर हुआ था पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में, उसमें जो 2 मिलिटेंट वो मारे गए हैं और दोनों की पहचान जो है वो एजाज हाफिज के बतौर हुई और दूसरे की शनाख्त शाहिद अयूब की तरह हुई है जो अल बदर तंजीम से वाबस्ता थे। अगरचे शाम को काफी देर तक जो गोलियों का तबादला था वो थमसा गया था, क्योंकि ये जो एरिया है सिविलियन एरिया है, काफी रिहायशी मकान आसपास है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ये खदशा किया था कि शायद मिलिटेंट इस रिहायशी घर के आसपास छुपे हो सकते हैं। इसीलिए फोर्सेस ने पहले सारी इलाके को इवैक्यूएट किया था सिविलियन को, ताकि किसी जानी नुकसान का खदशा न हो। तो फिर दोबारा शाम में गोलियों का तबादला जो है वो जारी रहा, जिसमें से फिर 2 मिलिटेंट मारे गए। जी गवर, तो अभी ऑपरेशन ख़त्म हो गया या अभी भी एनकाउंटर साइट के पास सिक्योरिटी एजेंसियां खड़ी हैं और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है? क्या मैं ये समझूं कि ऑल इज़ वेल, अब सब कुछ ख़त्म हो गया और एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो वापस चले गए हैं? जी बिल्कुल। एनकाउंटर आज सुबह लगभग 3 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। जो फोर्सेज है वो वहां से निकल चुकी है। एरिया जो है वो खोल दिया गया है। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया था एनकाउंटर के हवाले से, उनको अब ओपन किया गया है। हालांकि एहतियाती तौर जो कस्बे पुलवामा में है, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है। तो ये बताइए, जो एजाज हाफिज और शाहिद अयूब 2 मकामी मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला, क्या ये पुलवामा से ही ताल्लुक़ रखते हैं? क्या मज़ीद डिटेल्स इसमें सामने आई है कि किस एरिया से ये बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। जो दोनों जो मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में, दोनों मुकामी ही बता रहे हैं, पुलवामा के आसपास ही रहते हैं। इसमें से जो एजाज हाफिज है वो पुलवामा टाउन के ही दिल्ली पोरा रहने वाले हैं, और जो शाहिद अयूब है ये एनकाउंटर साइट से थोड़ी दूर एक गांव है डीर पुलवामा, तो ये वही का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों जो मिलिटेंट है काफी इन्वॉल्व थे, जो यहाँ पे अटैक्स हुए थे नॉन लोकल के ऊपर, तो इनमें ये इन्वॉल्व थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज ये बड़ी कामयाबी मिली है कि 2 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। और पहले 2 दिन पहले भी ये पुलवामा में एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे भी 3 मिलिटेंट मारे गए थे। तो काफी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काफी सक्सेस बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन 12 घंटे का वक्त बीत चुका है। ऑपरेशन अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऑफिशियली मुकम्मल तौर पर कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन सुबह सुबह की तस्वीरें आपके सामने उस मकाम पर जहां मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी, और दोनों मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक IGP कश्मीर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी कश्मीर पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उससे भी कर दी गई है। मकामी थे और अलबद्र नामी तंजीम से दोनों का ताल्लुक था, और 2 AK-47 राइफलें और मैगजीन बरामद करने का पुलिस की तरफ से दावा किया गया। और ये भी कहा गया कि हालिया दिनों में जो हलाकतें हुई हैं जिनमें कुछ गैर मकामी लोगों को जुनूबी इलाकों के अंदर निशाना बनाया गया था, उसमें दोनों इन्वॉल्व थे। इसके बाद काफ़ी वक्त से पुलिस को इनके सरगर्म होने की इतलात और मुख्तलिफ इलाकों में इनके नकलो हरकत की जो है खबरें मौसूल हुई थी, और पुलिस के बकौल अब जाकर उन दोनों लोगों को मारा गया, दोनों मिलिटेंट्स को, जो गैर मकामी लोगों को बिलखुसूस मजदूरों को पिछले कुछ दिनों के दौरान निशाना बना रहे थे।
चलिए जनाब, ये तो अगर वादी कश्मीर की खबर है। ज़रा जम्मू का अपडेट भी आपको बताते चले, क्योंकि जम्मू से भी इतलात जो सरहद के पास के इलाके की इतलात है, वहाँ पर बीएसएफ ने एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया और ज़ेर ज़मीन सुरंगों को ढूंढने का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया। और आपको याद होगा कि पिछले साल में भी कई बार बीएसएफ ने कुछ टनल्स इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ढूंढी थी, और उससे अब जो सामने खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि कम से कम 10 ऐसे मकामात हैं जहां पर ज़ेर ज़मीन टनल्स बनाई गई थी ताकि दरअंदाजी को करवाया जा सके, या वो माजी में बनी थी। एक तरफ से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ ऑन टोज़ है। वहीं सांबा का जो मामला है, जो गुज़श्ता दिनों एक एनकाउंटर हुआ था, एक झड़प जम्मू के अंदर हुई थी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल, उसमें जो दरअंदाजी हुई थी उस हवाले से भी कुछ खदशात जो है वो सामने आ रहे हैं कि फ़िदायीन जो थे वो डेग नाला जो सांबा के अंदर है उसको क्रॉस किया था, उसके बाद ही वो जम्मू पहुंचे थे, जहां पर वो फ़िदायीन हमले करने की कोशिश में थे, जिसमें सीआईएसएफ का एक एएसआई भी मारा गया था। तो फिलहाल ये जो 2 फ़िदायीन की खबर सामने आ रही है जिन्होंने फ़िदायीन हमला करने की कोशिश की सुंजवा के अंदर। आपको याद होगा कि अप्रैल की तारीख था जब वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू का दौरा करना था, तो उससे पहले ये हुआ था। तो ये माना जा रहा है जो खदशात है वो यही है कि जो नाला उधर है इंडो पाक बॉर्डर के पास सुपवाल में शुपियां सांबा के अंदर, तो वहाँ से इन्होंने लॉगिन किया है, अंदर की ओर आए हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनका जो OGW ग्रुप था उन्होंने इन्हें रिसीव किया है, जो पुलिस डोजियर अभी तक बता रहे हैं, और उसके बाद ही कार्रवाई जो थी वो आगे की थी और वो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जिस घर में ये पनाह लिए हुए थे वहाँ से भी एक ब्लू कलर ग्रेनेड बरामद हुआ है। इस तरीके की बात जो है वो पुलिस ज़राया हमें बता रहे हैं, और जिसके बाद ये शक बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो मिलिटेंट मारे गए थे वो कहाँ पर पहले बैठे थे और कितनी देर तक वो बैठे होंगे। उस सिलसिले में मज़ीद तफसील जो है वो चल रही है। एक तरफ से ये है। अब जब हम टनल्स की बात करते हैं, जो बीएसएफ की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है, मैसिव ड्राइव शुरू की गई है ताकि डिटेक्ट किया जाए क्रॉस बॉर्डर टनल्स। यानी ये क्रॉस बॉर्डर टनल क्या है जी, एक सहाना एक इन आपका पाकिस्तान से है और आउट आपका जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर है। और कई बार इस तरीके की बड़ी टनल जो है वो ज़ेर ज़मीन टनल जो है वो देखी गई, और बाद में पुलिस ने या आर्मी ने उन्हें सील भी किया है। लेकिन अब इस बड़े मामले को देखने के लिए बड़े पैमाने पर इस इंटरनेशनल बॉर्डर के पास निगरानी बढ़ाई जा रही है, और लेटेस्ट गैजेट्स को लेकर इन टनल्स का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई। सीनियर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर का मानना है कि देखिए जो कुछ हो रहा है या जो कुछ बॉर्डर्स के पास हुआ, ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इन्हीं टनल्स की वजह से हुआ है, लेकिन जो खदशात है वो ये है कि शायद इनका इस्तेमाल किया जाता हो, इसलिए हम इनको ब्लॉक कर रहे हैं। और जदीद आलात से जो है वो लैस बीएसएफ को किया गया है ताकि वो यहाँ पर ये काम जो है वो मुकम्मल करे। एंटी टनल ड्राइव जो है वो कम से कम 400 मीटर जो बॉर्डर फेंस से इस पार का है वहाँ पर शुरू किया गया, और टनल का जो मामला है उसमें कल भी हमने देखा कि एक छोटी सी टनल जो थी वो बीएसएफ को मिली थी, जिसके बाद उसे फ़ौरन बंद कर दिया गया था। और लगातार गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पार इस पूरे मामले को तेज़ किया जा रहा है। तो एक तरफ से सील किए जा रहे हैं बॉर्डर्स और टनल्स को, दूसरी तरफ से जो फ़िदायीन हमला हुआ था उसमें पुलिस का अपना एक मानना है कि डैगी नाला जो सांबा के वहाँ से मिलिटेंट आए थे, ब्लू कलर ग्रेनेड बरामद हुआ है, और मज़ीद तफ्तीश अभी इस पूरे मामले में जारी है। जी चलिए, ऑपरेशंस के हवाले से बात हो रही थी, जहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक इस वक्त सलामती सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका तौर पर कोशा हैं, और इसी दौरान कुछ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पता चल रही हैं। कुछ जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि मिलिटेंट्स ज़ेर ज़मीन टनल से आए या कैसे, ये सारी चीज़ें पुलिस डोजियर के मुताबिक अब एक एक करके क्लियर हो रही हैं। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की और। तैयारियां चूँकि अगले 3 से 4 दिन काफ़ी अहम है, और रमज़ान मुबारक के हवाले से जहां पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकारीब का अहतमाम होगा, मुख्तलिफ मसाजिद में, दरगाहों में और दीगर मजहबी मकामात पर भी आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान अहम प्रोग्राम होंगे। नमाज जुमा जो जुमतुल विदा की होनी है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में होगी, लेकिन इस बीच तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में हुकाम ने इस बार भी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त न देने का फैसला लिया है। यानी आखिरी जुमा रमज़ान मुबारक का, जहां हज़ारों लोग बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचते थे, वो इस बार नहीं आ सकेंगे। और इसके साथ साथ
शब कद्र पर शबखानी की तकरीब या जो इज्तिमाई तकरीब होती थी जिसमें दुआया मजलिस का एहतमाम, ज़िक्र अज़कार और लाखों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, वो ना करने का भी इस बार प्रोग्राम इंतज़ामिया ने बनाया है। और इस सिलसिले में अब ये दोनों अहम तकारीब यानी नमाज जुमा भी अदा नहीं होगी जुम्मतुल विदा के मौके पर, और जो शब कद्र की तकरीब है वो भी नहीं करने की इजाज़त इस बार इंतजाम। अच्छा जी, ये बड़ा दिलचस्प है। इससे पहले क्या हुआ था दिन में, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। रियासत के चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं मेहता साहब, उन्होंने मुक़द्दस मकामात पर जाकर हाज़िरी दी थी, कई दरगाहों पर वो गए थे और उसके साथ साथ जामिया मस्जिद श्रीनगर पर भी वो पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने इंतज़ामिया के साथ गुफ्तगू की और वहाँ पर जदीद सहूलियत रहे ज़ायरीन के लिए, उसके लिए इंतज़ामात और इंतज़ामिया को ऑर्डर भी दे दिया। ये दिन की बात है। लेकिन शाम होते होते क्या हुआ कि जो मजिस्ट्रेट है वो उन्होंने इंतज़ामिया के साथ रब्ता किया, वक्त जो वहाँ मकामी औकाफ है जामिया मस्जिद की, तो उनसे रब्ता किया और दो बातें क्लियर कर दी। न तो आज रात जो लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, उसकी तकरीब करने का इजाज़त होगी, और ना ही उन्हें कल जब जुम्मतुल मुबारक है और आखिरी जुमा है, जुम्मतुल वदा है रमज़ानुल मुबारक, तो दोनों जगहों पर यानी आज रात भी और कल भी बड़े बड़े इज्तिमात होते थे। मैंने माजी में भी देखे हैं कि काफ़ी बड़ा इज्तिमा लैलतुल क़द्र पर होता था, जहाँ पर पेशवाई मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक करते थे दुआया मजलिस की, और उसके बाद कल जब जुम्मतुल विदा होता था तो वहाँ पर भी मीर वाइज़ की सरबराही में ही ये मामला चलता। चूँकि मीर वाइज़ मुसलसल 5 अगस्त के बाद खाना नज़र बंद है, उसके बाद काफ़ी देर तक जामिया मस्जिद को भी बंद रखा था, लेकिन अब जब जामिया मस्जिद दोबारा खोल दी गई थी तो ये बड़ा फैसला इंतज़ामिया की तरफ से इस वक्त सामने आया है, जिसको लेकर मुदाखलत फी दीन तक इसको कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से। फिलहाल सीधे श्रीनगर चलेंगे कि क्या कुछ लवाजमात है जो इंतज़ामिया की तरफ से किए गए हैं और क्या कुछ वजूहात हो सकती हैं कि आज और कल पाबंदी यहाँ जामिया मस्जिद के अंदर रहेगी। सीधे हिलाल के पास चलेंगे। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से ज़रा अपडेट कीजिएगा। ऑल इज़ वेल ऐसा लग रहा था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद जामिया मस्जिद में जाकर बैतुल खुला का इफ्तिताह भी करवाया था और वहाँ की मकामी इंतज़ामिया से बात भी कर दी थी, लेकिन नमाज इशा पर जब इफ्तार का वक्त था मजिस्ट्रेट के आने की इतला है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उस हुक्मनामे को सुनाया गया जिसकी इतला हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात आपके पास है और क्यों इंतज़ामिया ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया? क्या वाकई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिरेल हो सकती है? इस तरीके की खबरें हमें दिल्ली मिल रही है। बिल्कुल गौहर, अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर के जो मेम्बरान हैं उनके साथ जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि कल शाम इफ्तारी के बाद ही पुलिस ऑफिशियल्स और जो मैजिस्ट्रेट है वो उनके पास आए और उन्होंने कहा, उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन है उन तक पहुंचाई है कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है वो शब कद्र के साथ साथ जो जुम्मतुल विदा है इसके लिए बिल्कुल बंद रहेगी। हालांकि हमने भी ऑफिसर्स के साथ जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही रीजन दिया है कि ये इलाका, जामिया मस्जिद का ये इलाका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हसास है और यहाँ तक कहा गया कि इंतहाई हसास है क्योंकि ये वही जगह है जो यहाँ से इससे पहले एक डीएसपी जो पंडित है उसकी एक बारी मौत हुई थी, तो उसके बाद इस एरिया को इस नज़र से देखा जाता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हसासियत को देखते हुए आज ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन जब लोगों के साथ बात करते हैं तो लोगों के जो दिल है वो काफी मजरूह हो गए हैं इस सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिसीजन से। यहाँ तक कि जो अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर है उन्होंने भी एक बड़ी नाराजगी इस सरकार के इस फैसले पर जताई है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस तरह की सूरत हाल है, इंतहाई हसास मामला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी नुक्ते नजर से, तो उसमें जरूरत बनती है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करे ताकि कोई अनटोवर्ड ना हो जाए और यकसर इस मामले को यहाँ पर गोल करना कि यहाँ कोई तकरीब ही ना हो जाए और वो तकरीबात जो साल में एक बार होती है, चाहे शब कद्र की बात हो या उसके साथ साथ जुम्मतुल विदा की बात हो। तो इस तरह से जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इसे सिक्योरिटी के साथ जोड़ती है तो वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहीं पर जो अंजुमन औकाफ हैं या मकामी लोग हैं जो ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं तो उनके दिल जो है इस डिसीजन से काफ़ी मजबूर हो गए हैं। एक चीज़ और भी हिलाल, क्या सिर्फ सिक्योरिटी ही वाहिद रीज़न है? चूँकि शायद इस चीज़ को भी बुनियाद बनाया गया हो। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद श्रीनगर पुलिस ने भी कार्रवाई की थी, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो क्या वो तमाम चीज़ें पुलिस के सामने हैं और खदशात इस तरह के हैं जिसके बाद ये फैसला ज़रूरी माना जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से?
देखिए आसिफ, ये वाहिद मस्जिद रही है पूरे शहर के अंदर, यहाँ तक कि पूरे कश्मीर के अंदर, जिसकी एक मरकजी हैसियत है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उसके पस मंजर में यही एक मस्जिद थी जो साल भर भी बंद रही है, जो मुख्तलिफ ओकेजन पे बंद रही है, जो मुख्तलिफ जुमा की जो नमाजें हैं ज्यादातर यहाँ पर नहीं हो पाई हैं। तो इस तरह से इस मस्जिद को उस सिक्योरिटी के साथ ही जोड़ा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये खदशा रहता है कि यहाँ जो हालात है या अमन अमान है या उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कोई रखना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी जानब लोगों का ये सवाल है कि इस तरह की चीजें कहीं पर भी हो सकती है और मस्जिद को बंद करना कोई बेहतर डिसीजन नहीं हो सकता है, बल्कि उनका कहना है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने की जरूरत है, न कि नमाजों पर पाबंदी आयद करना कोई मुनासिब फैसला होगा। तो इस तरह से जो इसकी हिस्ट्री रही है आज तक बंद रहने की, तो इस फैसले को भी लोग उसी तनाजुर में जोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि सूबाई इंतजामिया ने फैसला लिया है न तो लैलतुल क़द्र जो आज मुक़द्दस रात है, इस हवाले से शबखानी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर होनी है और ना ही कल जुमतुल विदा की कोई बड़ी तकरीब वहाँ पर होगी। दोनों अवकात पर जामिया मस्जिद को मुकफ़ल रखा जाएगा और किसी तरीके की इजाज़त वहाँ पर किसी भी प्रोग्राम की नहीं होगी। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात आपको बिजली की भी बताते हैं, क्योंकि बिजली बहरान ने संगीन रुख तो इख्तियार किया है, लेकिन इस बीच मरकज़ ने थोड़ी सी राहत भी जम्मू कश्मीर को देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि महकमा बिजली को ये इख्तियार दिया गया है कि वो 207 मेगावाट एडिशनल बिजली खरीदे नॉर्दर्न ग्रिड से। बिल्कुल, कल से हम देख रहे थे कि एहतजाज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू से लेकर कश्मीर तक और मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन सड़कों पर आई, पुलिस और सिविल इंतजामिया की गाड़ियों को रोक कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया गया। और बदतरीन जब बहरान है निज़ाम में, इस तरीके से सवाल उठ रहे थे और जो सलाहियत है यूनियन टेरिटरी के पास बिजली की, ग्रिड स्टेशंस की, पावर स्टेशंस की, वो सारी चीज़ें मौजूदा वक्त में इस वक्त इस बहरान के बीच डूब गई हैं। अब जाकर मरकज़ी सरकार की तरफ से बिलाखिर शाम देर गए एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को 207 मेगावाट इजाफी बिजली मुख्तस की गई है। और ये बात इंतजामिया की जानिब से कही गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नीतीश्वर कुमार, उनने कहा कि बिजली की जो मरकज़ी वजारत है उसके ज़रिए अहकाम जारी कर दिए गए और जम्मू कश्मीर में बिजली की दस्तियाबी में काफ़ी इजाफा 207 मेगावाट की इस इजाफी सलाहियत के साथ होगा। कुल मिलाकर आपको बताएं तो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पहले कहा था कि बिजली सप्लाई में बेहतरी काफ़ी बेहतर नहीं होगी, यानी अप्रैल के साथ साथ मई के महीने में भी कहीं ना कहीं ये खदशात का इजहार किया गया था कि ये निज़ाम जो है इसी तरीके से फ़िलहाल चलने वाला है, राहत की कोई खबर नहीं होगी, कोई ज़्यादा अच्छाई का इम्कान नहीं है, क्योंकि सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। डिमांड और सप्लाई के बीच का जो फ़र्क था वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा था और मुलाजमीन ने भी साफ कर दिया था कि जब बिजली की सप्लाई ही नहीं तो कैसे डिमांड पूरी होगी। आज के वक्त में जहां पर तकरीबन 50 से 52% के आसपास बिजली कम, चाहे दोनों सूबों की आप बात करेंगे कश्मीर या जम्मू, वहां पर मिल रही है और 1200 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि जो कुल मिलाकर बिजली चाहिए थी पर डे के हिसाब से वो 1700 से 1750 मेगावाट के आसपास जो पर डे के हिसाब से सरकार बता रही है या डिपार्टमेंट बताता है। लेकिन शाम देर का ये फैसला जब लिया गया है तो इसमें इंडस्ट्रीज से वाबस्ता लोगों की तरफ से भी पूछा गया है कि क्या सिर्फ इजाफी बिजली देने से वो मसला भी हल हो जाएगा। एक तो ये जो इजाफी कटौती की बार बार बात हो रही थी और दूसरा अचानक से यूनिट्स के रेट बढ़ा देना, पर यूनिट जो बिजली महंगी हुई है वो अपने आप में इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। कटौती तो दर्द सर आम आवाम के लिए बना हुआ ही है, जहां से 9 से 10 और जम्मू से ये शिकायत मिल रही है कि तकरीबन 15 घंटे तक बिजली कट रही है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट्स कई इलाकों में बंद हैं, कई इलाकों के अंदर इरिगेशन और फ्रंट कंट्रोल के जो प्लांट्स थे, मशीनरी थी, खेतों के अंदर जो पंप्स थे वो काम करना बंद हो गए और बिजली ना होना, पानी ना होने की वजह भी इस वक्त बन रही है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी पानी का निज़ाम ठप होकर रह गया है। यही वजह है कि सरकार ने रात देर गए एक हुक्मनामा जारी किया और जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई कि 207 मेगावाट इजाफी बिजली यूटी को फौरी तौर पर देने का फैसला लिया गया है। चलिए आसिफ ने तो डिटेल आपको बता दी, फटाफट से जरा ये एदाद शुमार भी याद रखिएगा कि थर्मल पावर प्लांट और जितनी हमारी जनरेशन है उसके हवाले से सरकार का क्या कुछ मानना है। उनका मानना है कि जनाब थर्मल पावर प्लांट का अकाउंट जो है वो 70% कंट्री के लिए, मुल्क के लिए जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट्स का, और थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों वो 50-50 बुनियाद पर करते हैं ताकि मुल्क के अंदर जो है वो बिजली रह पाए। और यही वजह है कि अब
मरकज़ी हुकूमत ने ख़ुद ये मामला देखना शुरू कर दिया है और जिसके बाद कल ही ये फैसला लिया कि 207 मेगावाट बिजली जो है वो इजाफी दी जाएगी। फ़िलहाल लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ये बिजली सप्लाई जो है रेस्टोर हो, क्योंकि हर दिन अब ख़वातीन सड़क पर होती है, हर दिन एहतजाज होता है और वादा वफा कब होगा ये बात पूछी जा रही है जी इंतज़ामिया से। अब इंतज़ामिया की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो आपको एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करते हैं और खबर जो है वो हाउसिंग बोर्ड श्रीनगर की है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड श्रीनगर के अंदर काफ़ी कुछ संगीन इल्ज़ामात लग रहे थे। बड़ी बड़ी सुर्खियों में हाउसिंग बोर्ड था, लेकिन अब सुधार के आसार हाउसिंग बोर्ड के अंदर साफ नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ने इस साल रवा साल जो साल गुजर चुका है, इसमें पीएम आवास योजना यू के तहत एक बड़ी रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर दिया है। पहली बार यूनियन टेरिटरी से यह मामला सामने आया है। रिफॉर्म जो बनाने की बात कही गई थी, वो रिफॉर्म्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता करते हुए काम आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो ब्लैक शीप्स दफ्तर के अंदर थे उन्हें बाहर निकाला गया, इंक्वायरी का सिलसिला तेज़ किया गया, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ा और जिससे काम करने में और आसानी भी हुई है। 140 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया था जी पीएम आवास योजना यू के तहत लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के दौरान। ये याद रखिएगा कितना अमाउंट था, 140 करोड़ रुपया। रिकॉर्ड अमाउंट जो PMUSY बेनिफिशरी जम्मू कश्मीर को दिया गया था बापत साल 2021-22, इससे तकरीबन 44,000 जो दरख्वास्त दहंदगान है, जो बेनिफिशरीज हैं, उन्हें घर बनाने में मदद मिलेगी। 44,000 साल 2021-22 के दौरान। ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो है ये अचीव कब हुई, क्योंकि जब इधर सब जगह पर सवाल ही थे तो ये कहा गया कि जनाब जो अडॉप्ट किया गया स्टेट लेवल सेंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उनकी सिफारिशात को लेकर और उनकी बातों को देखते हुए ही फंड रेज करने की बात कही गई थी और कई हद तक उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। और जब आप इसको और देखते हैं तो पता लगता है कि किस तरीके से GAD ने इस पूरे मामले में हाउसिंग बोर्ड को मुताला किया था कि जो पैसा हमने दिया है वो जनाब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है और वो मखसूस लोगों तक चला गया, कुछ एंट्रियां मिसिंग है, जिसके बाद बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए उन अफसरों के ऊपर जिनके ऊपर शिकायतें थी कार्रवाई की और उनसे वजह बताओ नोटिसें जारी कर दी। अगर वजह बताओ नोटिस के दौरान कुछ अहम अफसरों ने अपनी पोजीशन क्लियर करने में नाकाम हुई, जिसके बाद ही इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला लिया और यहाँ पर जो है वो सरबराह को भी तब्दील कर दिया और दीगर लोगों की तब्दीली के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो हाउसिंग बोर्ड की ये खबर के साथ ही 9:05 का वक्त हुआ चाहता है। वक्त है जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो चीफ सेक्रेटरी साहब के बाद अब सूबाई कमिश्नर साहब क्या कुछ कह रहे हैं और हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म के लिए एक अच्छी खबर है, क्या वो खबर है वो भी आपको बताएंगे। और इस बार मरकज़ी हुकूमत ने फैसला लिया है कि मरकज़ी हज कमेटी जो सऊदी हुकूमत की है उनके साथ राब्ता किया जाए। ये राब्ता क्यों करना है ये भी एक अहम खबर है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।